हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम भारत में एक कार बनाने की फैक्ट्री भी नहीं थी और इंडिया के जो फार्मर्स थे वो कर्ज में डूबे हुए थे। तो आइए आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस उस पर खबर रखने वाले हैं। और आज का जो डेवलपमेंट है, आज हम लोग एआई पर बात कर रहे हैं, पर इसके जो रूट हैं वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश पीरियड में या इंडिपेंडेंस से पहले की जो इकोनॉमी थी उस पर टिकी हुई है। तो देखिए, आज के आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं: features of Indian economy at the eve of independence, low level of economic development under the colonial rule, agriculture sector at the eve of independence, industrial sector at the eve of independence। और मैंने इससे पहले वाली जो दो वीडियो है उसमें 5 गोल्डन पॉइंट्स बता रखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, उससे काफी हेल्प मिलने वाली है। और उन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखते हैं ध्यान से, देखिए इंडिपेंडेंस के टाइम फीचर्स क्या थे इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखिए कुछ पॉइंट से हम लोग समझते हैं। ठीक है, पहली बात कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी को बोलते हैं रुकी हुई इकोनॉमी। ठीक है, कि कोई इकोनॉमी में डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ था, डेथ हो रही थी, सफरिंग्स वगैरह हो रही थी। ये सब कुछ उस समय हमारी इकोनॉमी में था क्योंकि हम लोग अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल थे और वो एक्सप्लोरेशन पर बेस्ड था। दूसरे पॉइंट की बात करें तो बैकवर्ड इकोनॉमी, पिछड़ी हुई इकोनॉमी, कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था। तो अगर हम बैकवर्ड इकोनॉमी की बात करें तो 1947 और 48 के टाइम इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो 230 रुपीज थी। देखो, अगर आप गूगल वगैरह पे सर्च करोगे तो ये आपको 265 रुपीज मिलेगा, पर जब हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाते हैं तो ये हमें 230 रुपीज मिलता है। तो इससे पता चलता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बैकवर्ड थी। ठीक है, तीसरा अगर हम लोग बात करें तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी। अगर हम लोग आज को भी ले लें तो आज भी हमारी जो लगभग 50% पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। उस समय हमारी लगभग 85% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट थी? एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। अगर मैं चौथे की बात करूं, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, तो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस थी उस समय। क्यों थी? क्योंकि देखो, ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को में इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। जो कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं? जो बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसपे अदर इंडस्ट्रीज टिकी होती हैं। तो उसमें ब्रिटिशर ने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं किया था। हम लोग बैकवर्ड बने हुए थे। क्यों नहीं किया था? क्योंकि उनके जो फिनिश गुड्स हैं उसको वो इंडिया में बेच सके और इंडियन जो है खुद अपना गुड्स प्रोड्यूस ना कर पाए। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इसका डेवलपमेंट नहीं था। बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या थी? पॉवर्टी थी। तो इस तरीके से इंडिपेंडेंस के टाइम हमारी इकोनॉमी थी। ठीक है, तो आगे अगर हम लोग देखें तो सब रिटर्न फॉर्म में यहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने किसकी बात की? स्टैग्नेंट इकोनॉमी, स्लो और नो इकोनॉमिक ग्रोथ, कोई ग्रोथ ही नहीं थी। डेथ, सफरिंग ड्यू टू लैक ऑफ फूड, अनएम्प्लॉयमेंट, ये वाली सिचुएशंस थी। इसके अलावा अगर हम लोग बैकवर्ड इकोनॉमी की बात करें तो पर कैपिटा इनकम कितनी? 230 रुपए 1947-48 में थी। एग्रीकल्चर इकोनॉमी 85% एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो कितने परसेंट? 85% पीपल जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड थे। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस थी, पिछड़े हुए थे, कोई डेवलपमेंट नहीं था, कैपिटल इंडस्ट्रीज में कोई पैसा नहीं लगाया उन्होंने। यहां पर आगे देख पा रहे हो आप लोग, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, मतलब गरीबी बहुत ज्यादा फैली हुई थी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट था, इलिटरेसी रेट थी। और इलिटरेसी रेट भी अगर आपको बताऊं कि आप मान सकते हो कि इंडिपेंडेंस के टाइम 50% से ज्यादा पॉपुलेशन हमारी अनएजुकेटेड थी, इलिटरेट थी। ठीक है, आज अगर हम लोग बात करें तो मतलब लगभग 70% के आसपास ये चीजें हैं।
पर उस समय तो ये लगा लो 50% से ज्यादा इलिटरेट थे। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोगों ने बात की कि कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इनका कोई जनरेशन नहीं हुआ। मेजर डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, हम लोग किस पर ज्यादा डिपेंडेंट थे? इम्पोर्ट्स पर, क्योंकि जो ब्रिटेन से जो चीजें आ रही हैं फिनिश गुड्स बन के, हम लोग उस पर डिपेंडेंट थे। यहाँ से हम फिनिश गुड्स वहां नहीं बेच पाते थे क्योंकि ब्रिटेन वगैरह ने क्या लगा रखा था? हाई टैरिफ बैरियर लगा रखा था। आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, आज भी अगर हम लोग बात करें तो लगभग इंडिया की 65 से 70% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है। तो आज भी हम बात करें तो अर्बनाइजेशन कम ही है। और कॉलोनियल इकोनॉमी कौन सी होती है? जो एक्सप्लॉयटेशन पर बेस्ड होती है। किस पर बेस्ड होती है? एक्सप्लॉयटेशन पर बेस्ड होती है। तो होप सो कि यहाँ पर फीचर्स आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। अब एक बात ध्यान रखना कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उसका प्राइमरी फोकस क्या था? कि इंडिया को फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बनाना और रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाना, कोई इंडस्ट्रीज वगैरह का डेवलपमेंट ना करना, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए कि बिफोर एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर, देखो ब्रिटिशर के आने से पहले जब हम ये बात करते हैं ना कि इंडिया पहले सोने की चिड़िया थी, ठीक है, तो सोने की चिड़िया का मतलब क्या था? कि इंडिया जो था ब्रिटिशर के आने से पहले सेल्फ रिलायंट था, प्रोस्पेरस था। पर उनके आने के बाद उन्होंने हमारा एक्सप्लोटेशन करना शुरू किया, और एक्सप्लोटेशन कर कर कैसा हो गया कि हम बहुत नीचे गिर गए, ठीक है। उसके बाद आगे अगर हम लोग देखें तो हमारी जो थी, एक बात ध्यान रखना कि नो डाउट कि 85% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर टिकी हुई थी, ठीक है। किस पर टिकी हुई थी? एग्रीकल्चर पर टिकी हुई थी, ठीक है। फिर भी कुछ दूसरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती थी जिसमें हमारा वर्ल्ड फेमस था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। क्या था? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ये हमारा वर्ल्ड फेमस था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप देखोगे तो हमारे मेटल्स हो गए, ठीक है, क्या हो गए? मेटल्स वगैरह हो गए, उसकी इंडस्ट्रीज वगैरह भी थी। बट ब्रिटिशर ने इन सबको क्या कर दिया? रूइंड कर दिया। ब्रिटिशर ने क्या कर दिया? रूइंड कर दिया। उन्होंने कुछ भी यहां पर शुरू किया तो उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस क्या था? सुनना ध्यान से कि यहां पर आप देख पा रहे हो कि ये ब्रिटेन है, ठीक है, और ये इंडिया है। तो यहां से क्या आ रहा है? यहां से फिनिश गुड्स आ रहा है ब्रिटेन से, और यहां से रॉ मटेरियल जा रहा है। तो प्राइमरली ऑब्जेक्टिव क्या बन गया कि ब्रिटेन से फिनिश गुड्स इंपोर्ट होगा और इंडिया एक्सपोर्ट करेगा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो ये वाले कैसे खरीदते थे? तो इंडिया के टैक्स के पैसे से, इंडिया से जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उसी पैसे से वो रॉ मटेरियल खरीदते थे, और उसी को ब्रिटेन में फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके इंडिया में ही बेच देते थे, ठीक है। तो हुआ क्या कि यहाँ पर ट्रेड तो हो रहा था, कुछ चीजों को उन्होंने प्रमोट भी किया, पर उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो उनका खुद का बेनिफिट था, ना कि इंडिया का बेनिफिट था। तो जब ये देखा गया कि भैया ब्रिटिशर ने क्या खेल रचाया है, तो उसको देखते हुए इंडिया के कुछ इकोनॉमिक्स थे, इंडिया के क्या थे? कुछ इकोनॉमिक्स थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एस्टिमेट लगाना शुरू किया। तो एक इकोनॉमिक्स का नाम है दादा भाई नौरोजी। ये इंडियन नेशनल मूवमेंट में, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है, उसके ये क्या बनाए गए थे? अध्यक्ष भी बनाए गए थे। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था। तो दादा भाई नौरोजी की बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। इन्होंने इसके अंदर ड्रेनेज ऑफ वेल्थ
थ्योरी दी। और ये फर्स्ट पर्सन थे, दादा भाई नौरोजी कहते हैं फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने नेशनल इनकम का एस्टीमेट लगाया। जिन्होंने क्या लगाया? नेशनल इनकम का एस्टीमेट लगाया। ये 1 मार्क्स में आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकता है। तो उस समय कई सारे जो इकोनॉमिक्स थे उन्होंने ये सारी चीजें करना शुरू किया। और जब इन्होंने एस्टीमेट लगाया 1867-68 में, तो उस समय इंडिया की पर कैपिटा इनकम 20 रुपीज थी। इसके अलावा वाडिया एंड जोशी, वीके आर वी राव की बात करें तो इन्होंने साइंटिफिकली नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था। ठीक है, उसके बाद अगर वाडिया एंड जोशी हो गया, उसके अलावा क्या कहते हैं, विलियम डिग्री हो गए, आरसी देसाई हो गए, ऐसे कई व्यक्ति थे जिन्होंने नेशनल इनकम का एस्टीमेट लगाया। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से ये भी बन जाता है कि हु वर या हु वाज नॉट या एसोसिएटेड विद एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएगा। बस समझ आ गई है? तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो आगे हम लोग इन्हीं सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखिए यहां पर, इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। Agriculture was the main source of livelihood for most of the people. India was particularly well known for its handicraft industry. ठीक है, कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स, इन सब के फील्ड में हम फेमस थे काफी ज्यादा। The economic policies pursued by the colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of the economic interest of their own. तो ब्रिटिशर खुद का इकोनॉमिक इंटरेस्ट था उनका, हमारा कोई बेनिफिट वो करना नहीं चाहते थे। इंडिया क्या बन गया? तो ब्रिटिशर ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया द कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स प्रोडक्शन फ्रॉम ब्रिटेन। Some individual attempts which were made to measure such incomes yielded conflicting and inconsistent. तो दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले शिरस, वीके-आर-वी राव, आरसी देसाई, ये सब। ठीक है, तो इसमें जो राव का जो था ना वो अच्छा था। ठीक है, तो इस सबको आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पर कि इंडिपेंडेंस के टाइम हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो कैसा था। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि एग्रेरियन इकोनॉमी थी हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम। क्या थी? एग्रेरियन इकोनॉमी थी। एग्रेरियन का मतलब क्या है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। 85% पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर हमारी टिकी हुई थी। ठीक है, स्टैग्नेंट थी। क्या थी? स्टैग्नेंट हमारा एग्रीकल्चर था। स्टैग्नेंट मतलब रुकी हुई एग्रीकल्चर थी। अब ये स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर क्यों था? तो इसमें हमारे कई पॉइंट्स आएंगे जिसको आप ध्यान से समझोगे। जमींदारी सिस्टम, कंप्लीटली मैंने जमींदारी सिस्टम आपको बताया, थोड़ी बहुत बात आज भी कर दूंगा इसके ऊपर ताकि आप बिल्कुल अच्छे से इसको कर पाए। ठीक है, तो जमींदारी सिस्टम की वजह से लैक ऑफ इरिगेशन, ठीक है, लैक ऑफ इरिगेशन, लो इन्वेस्टमेंट, इसमें ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, और थोड़ा बहुत भी किया, ठीक है, थोड़ा बहुत भी अगर हम कहें एक्सपेंशन हुआ, एरिया का कल्टीवेशन थोड़ा सा बढ़ा, तो वो सब किसके लिए था? उन्होंने खुद के लिए ऐसा किया था, इंडिया के लिए ऐसा नहीं किया था। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब आप यहां पर ध्यान से देखोगे कि जो जमींदारी सिस्टम था, पिछली वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है, तो इससे क्या हुआ कि जमींदार जो थे उनको मालिक बना दिया गया लैंड का, और किसान जो थे वो मजदूर बन गए। क्यों भैया? मजदूरी करेंगे, अपना टैक्स देंगे उसको, जमींदार को, जमींदार ब्रिटिशर को देंगे। जो टैक्स पे नहीं कर पाते थे उनकी जमीनें ले ली जाती थी। तो इससे हुआ क्या कि ऐसी जो जमीन थी वो ऐसे कई सारे पार्ट में बच गई। यहां पर आप पिक्चर देख पा रहे, तो स्मॉल और फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग हो गई।
छोटे छोटे पार्ट में बट गए, तो इससे प्रोडक्टिविटी तो कम होगी, इससे क्या होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, बाकी कुछ आगे चीजें आ जाएंगी। और इंपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, ये हम लोगों ने बिल्कुल ही डिस्कस कर लिया है। ठीक है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पर अभी हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, तो थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो देखिए, एग्रेरियन इकोनॉमी 85% पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पर टिकी हुई थी। स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर, ठीक है, तो स्टैग्नेंट का मतलब है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या थी, लो थी। एब्सोल्यूट टर्म्स में क्यों था भाई लो, तो जैसे लैंड सेटलमेंट सिस्टम, स्पेशली जमींदारी सिस्टम, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर, इन सब की वजह से स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर था। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, उन्होंने इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया। ठीक है, फ्लड कंट्रोल कैसे होगा, ड्रेनेज सिस्टम कैसे अच्छा होगा, जो मिट्टी जो है नमकीन होती जा रही है उसको ठीक कैसे करेंगे, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, क्योंकि उनका प्रॉफिट ही नहीं था ब्रिटिशर का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस पर हमने बात की कि स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, तो सिंपल सी बात है, लो प्रोडक्टिविटी होगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, देखो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि पहले इंडिया के किसान सेल्फ कंजम्पशन के लिए खेती करते थे, अब ब्रिटिशर ने उन्हें इंस्पायर्ड किया, ठीक है, कि भैया आप अपने प्रोडक्ट को बेच भी सकते हो, और इसमें प्रॉफिट उन्हीं का है कि वो उन प्रोडक्ट को फिर रॉ मटेरियल यूज करेंगे अपने ब्रिटेन में वहां की इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए। ठीक है, तो आप देखोगे कि देयर वाज सम एविडेंस ऑफ रिलेटिवली higher yielding of cash crops in certain areas, but this could hardly help farmers in improving their economic condition, कि फार्मर्स के जो कंडीशन थी उसको उन्होंने कोई इंप्रूव नहीं किया था। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स, नाउ दे वर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स, कि पहले वो सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोडक्शन करते थे, अब वो कैश पाने के लिए कर रहे हैं, और कैश भी कौन देगा, ब्रिटेन ब्रिटेन वाले देंगे, या उनके जो भी क्या कह सकते हो, जो उनके जो भी मालिक वगैरह हैं या उनके जो भी एम्प्लॉइज वगैरह हैं जिसके अंडर में वो बेचेंगे, तो उन सबका प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, हाउ वाज दिस डन, कैसे किया जाता था, तो द फार्मर्स वर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द एडवांस पेमेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द इंडिगो। अब देखो इंडिगो जो है ये नील की खेती है, इंडिगो जो है ये किसकी खेती है, नील की खेती है, और इसको ज्यादा समय तक करें तो लैंड अनफर्टाइल हो जाता है। तो ब्रिटेन में इसलिए नहीं किया कि उनके लैंड अनफर्टाइल हो जाते थे, तो यहां पर करवाते थे। ठीक है, अर्लियर फार्मर्स ग्रेव ग्रेन फॉर देयर फैमिलीज एज कंजम्पशन, बट दे नीडेड कैश टू बाय इट फ्रॉम द मार्केट। देयर वर अनसर्टेनिटीज इन द मार्केट ड्यू टू विच द फार्मर्स बिकेम इंडेप्टेड, लोन लेकर करते थे वो, अब लोन लेकर करेंगे तो कर्जदार बन गए। This indebtedness of the farmers lead to the stagnation and backward of the agriculture। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब यहां पर हम लोग जमींदारी सिस्टम को देखते हैं। देखो जमींदारी सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि जैसे यहाँ पर ब्रिटिशर है, यहाँ पे जमींदार है, और यहाँ पे पीजेंट है। पीजेंट मतलब किसान है। यहां से जो टैक्स जा रहा है ये जमींदार के पास जा रहा है, और जमींदार से किसके पास जा रहा है, ब्रिटिशर के पास जा रहा है। तो जमींदार से जो ब्रिटिशर के पास जाएगा वो फिक्स था, और यहाँ पर जो पीजेंट से ये जमींदार टैक्स लेंगे वो अनफिक्स था। ठीक है, अगर जमींदार को मालिक बना दिया गया किसका, लैंड का, अगर जमींदार टैक्स देने में फेल हो जाता था तो एक जमींदार से जमीनें लेके किसी और को दे देते थे, और जमींदार को इंटरमीडिएटरी बना दिया गया था, ठीक है, टैक्स कलेक्ट करने वाला। ठीक है, तो ये जमींदार एक्सप्लॉइटेशन करता था किसका, पीजेंट्स का, क्योंकि एक तरीके से मालिक बना दिया गया और ये मजदूर थे। टिलर्स मतलब जो खेत जोतने वाले हैं वो बने रहेंगे बस। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल अ यूनिक लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। अंडर दिस सिस्टम अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप वाज सेट अप बिटवीन द गवर्नमेंट, द ओनर्स एंड द टिलर्स ऑफ द सॉइल। जमींदारी कहा गया,
जमींदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज द परमानेंट ओनर्स ऑफ द सॉइल, इनको मालिक बना दिया गया। जमींदार हैड टू पे फिक्स, बेटे इनको फिक्स पे करेंगे। जमींदार वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे वांट, ये जितना मर्जी ले सकते हैं किससे, पीजेंट से, जितना मर्जी। तो इससे एक्सप्लोटेशन बढ़ेगा और बेचारे जो कर्ज में पहले से डूबे हुए हैं वो और कर्ज में डूबेंगे, आत्महत्या करेंगे, ये सब चीजें होंगी। प्रॉब्लम्स विद द जमींदारी सिस्टम, अनलिमिटेड एक्सप्लोटेशन ऑफ द टिलर्स, जो पीजेंट्स, हाई रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, बहुत ज्यादा हाई रेट होता था। टिलर्स वर रिड्यूस टू स्टेटस ऑफ लैंडलेस लेबरर, मजदूर बन के रह गए बेचारे, कौन, टिलर्स जो हैं। ठीक है, तो होप सो कि इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम लोग बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, कौन से सेक्टर की, इंडस्ट्रियल सेक्टर की। देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर होता क्या है, एक कैपिटल गुड्स वाले सेक्टर होता है, बेसिक और हैवी इंडस्ट्री वाला सेक्टर होता है, जो अदर सेक्टर्स को क्या करता है, डेवलप करता है। यहाँ पे बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर का मतलब मैन्युफैक्चर कोई भी करे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है। पर मैं यहाँ थोड़े से डिफरेंट फॉर्म में ले रहा हूँ कि बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूँ तो वो नहीं था, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया किसने, ब्रिटिशर ने। अगर मैं 19th सेंचुरी की बात करूं तो थोड़ी बहुत चीजें होनी शुरू हुई। 19th सेंचुरी में क्या हुआ, थोड़ी बहुत चीजें होनी शुरू हुई, जैसे कॉटन, टेक्सटाइल और जूट टेक्सटाइल। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल और जूट टेक्सटाइल। तो अब ये जो कॉटन टेक्सटाइल और जूट टेक्सटाइल है 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ में शुरू हुआ। ठीक है, किसमें, 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ में। अब ये जो था ये इंडियन के ऑनरशिप में था, ये इंडियंस की ऑनरशिप थी इसमें। अगर जूट टेक्सटाइल की बात करें तो इसमें फॉरनर्स की ऑनरशिप थी। ठीक है, अब देखिए जैसे ये इंडिया है, ये क्या है, इंडिया है। तो यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र वाला जो पार्ट है, यहाँ पर क्या है, कॉटन टेक्सटाइल स्टैब्लिश किए गए। और ऐसे भी आप ये याद रख सकते हो, कैसे याद रखोगे कि भाई काली मिट्टी में क्या होता है, कॉटन अच्छा उगता है, तो काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद बंगाल साइड की अगर हम लोग बात करें, इसकी बंगाल साइड की, तो बंगाल साइड में क्या था, जूट टेक्सटाइल वगैरह वो स्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, उसके बाद 1907 में, ध्यान से समझना, ब्रिटिशर ने कोई भी नहीं किया था, तो इंडियंस ने खुद इनिशिएटिव लिया और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में 1907 में किसकी स्टैब्लिशमेंट हुई, टिस्को की स्टैब्लिशमेंट हुई। ये ध्यान रखना, किसकी स्टैब्लिशमेंट हुई, टिस्को की स्टैब्लिशमेंट हुई। टिस्को मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये 1 मार्क्स में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि थोड़ा बहुत डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखने को मिला, बट थोड़ा बहुत ही तो मिला है, बट ब्रिटिशर ruined our traditional handicraft industry. उन्होंने हमारा ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को रूइंड कर दिया। और कैसे रूइंड किया उस बात को समझना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। क्या किया, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। और ये जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, इसके टू फोल्ड मोटिव था। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है। टू फोल्ड मोटिव क्या था, वही वाली, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो अगर वो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डेवलप करते तो उनका जो फिनिश गुड्स है वो इंडिया में आ ही नहीं पाता, वो इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा ही नहीं पाते। तो उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को रूइंड किया।
अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को रियूंड किया तो इससे क्या होगा भाई, ठीक है, इससे कैसे करेंगे? तो उन्होंने क्या किया, पहले ना प्रिंसली कोर्ट होते थे, क्या होते थे, प्रिंसली कोर्ट होते थे, राजा महाराजा जो होते ना वो होते थे। तो वो ना अपने दरबार के अंदर कला, आर्ट को बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो, प्रेफरेंस देते थे। उनके दरबार में जो आर्ट वाले बंदे होते थे, जो हाथ से काम करते थे, बहुत अच्छा काम माना जाता था उनका, तो उनको अपने दरबार में रखते थे और उनको प्रोटेक्शन देते थे। ब्रिटिशर ने ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया। उसके अलावा और कैसे रियूंड किया, तो हाई टैरिफ बैरियर लगा दिया, हाई टैरिफ बैरियर लगा दिया, ठीक है, कि इंडिया में जो फिनिश गुड्स बन रहे हैं, जो हैंडीक्राफ्ट जो गुड्स हैं, वो अगर ब्रिटेन में जा रहा है तो वहां पर वो लोग बहुत ज्यादा टैक्स लगा देते थे, जिससे हमारा जो गुड्स है, फिनिश गुड्स, वो काफी ज्यादा महंगा हो जाता है, तो वहां पर लोग खरीदेंगे ही नहीं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को रियूंड कर दिया, ठीक है। होप्सो की इतनी बातें अच्छे से समझ आ रही होंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला क्या है, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो हमने बात की कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को क्या कर दिया उन्होंने, रियूंड कर दिया, ठीक है। ब्लिक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट किया नहीं। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ठीक है। हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज था वो वर्ल्ड फेमस था, क्या था, वर्ल्ड फेमस था। अब यहाँ पर एक बात और मैं बता देता हूं, जैसे एक नाम सुना होगा आपने मुस्लिन का, ठीक है, ये एक टेक्सटाइल है जो बंगाल में पाया जाता था, कहां पे, बंगाल में। और मुस्लिन का ही एक टाइप था मलमल। पहले कोई अगर आसपास हमारे मलमल के कपड़े पहनकर आ जाए तो हम कहते थे भाई क्या अच्छा रोब है बंदे का, क्या अमीर आदमी है। तो ये बहुत ज्यादा फेमस होते थे और वर्ल्ड फेमस वगैरह थे, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, कैसे भाई हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो डिके हो गया, तो पहला, डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसीज ऑफ द स्टेट, कि यहाँ से जो रॉ मटेरियल जा रहा है वो फ्री में जा रहा है, पर यहाँ से जो फिनिश गुड्स जा रहा है उस पर पैसा लग रहा है, ठीक है। द इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इन इंडिया, टैरिफ फ्री है। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, टैरिफ फ्री है। हैवी ड्यूटी वाज प्लेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, बहुत ज्यादा लगा दिया, तो इससे महंगा हो गया। बस समझ आ गई। चलिए, उसके बाद प्रिंसली कोड, जो मैंने आप लोगों को बताया, डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोड्स, ये बिल्कुल क्लियर है। ये आप लोग चाहो तो एक बार पढ़ लेना पोस्ट करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब देखो, ब्रिटेन से जो मशीन मेड गुड्स इंडिया में आ रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं, जल्दी बन जाते हैं और थोड़ा सा सस्ता है। और नए नए अभी हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग एआई से चीजें कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग जो पैंट शर्ट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, वो क्या है, सब बाहर का है, इंडिया में आया है वो। तो नए नए पैटर्न पर डिमांड क्रिएट होते हैं इन सारी चीजों से, ठीक है। और जो यंग जनरेशन है उसको बहुत अच्छा लगता है। तो कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया, ठीक है। तो रेलवे वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय ब्रिटिशर फॉर देयर ओन सेल्फ मोटिव इन ऑर्डर टू एक्सपेंड देयर मार्केट, कि अब वो फिनिश गुड्स इंडिया में ला रहे हैं, तो रेलवे को एक्सपेंड किस लिए किया कि फिनिश गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचा सके। दूसरी चीज, दूसरी बात रेलवे की, कि जो वहां ब्रिटेन की आर्मी है, अगर कहीं पे दंगे हो जाए या कुछ भी कंट्रोल करना हो तो तुरंत रेलवे के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर, ब्लिक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, तो इस पर मैंने डिस्कस कर दिया है। जैसे टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज थी, कब स्टेब्लिश हुई, 1907 में। लिमिटेड स्टेट पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ब्रिटेन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। अब्सेंस ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज,
तो ये थी आज की क्लास। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और सारी लिंक नीचे है, और हमारे वेबसाइट को हमारे कोर्सेज के लिए चेकआउट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।